हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 जो फरवरी 2015 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उनमें से मैथ सेक्शन का आज कंटेंट बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 6251, 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मानों का योगफल, यानी ये 3 संख्या अलग अलग दी गई है। इनमें से 5 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का योगफल हम लोगों को एडिंग करके हम लोगों को आंसर पता करना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग पहले कई वीडियो में सीख चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। 6251 है तो 5 यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 लिखे, उसके बाद जो भी डिजिट होता है उतना जीरो हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद एक डिजिट है, इसलिए हम लोग एक जीरो पुट किए। नेक्स्ट संख्या है 6521, 5 यहाँ पर है, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 500, क्योंकि 2 अंक है। नेक्स्ट है 5621, यहाँ पर 5 है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5000। तीनों का स्थानीय मान ये आ गया। अब इन तीनों में हम लोगों को क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5550। इन तीनों का योग निकाल देंगे तो 0555, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है, ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 3 घंटा 14 मिनट, यानी 3 घंटा 14 मिनट इक्वल्स टू 194, यानी 194 मिनट दिया हुआ है। इसमें से हम लोगों को घंटा को मिनट में बदल करके ऐड करके इतना आ रहा है तो ऑप्शन सही होगा, अन्यथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में 180 मिनट और 14 जोड़ देंगे तो 180 + 14 194, ये ऑप्शन जो है सही है। 3 × 60 + 14 को अगर हम लोग करते हैं तो 194 आ जाता है, इसकी वजह से ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 2 kg 30 ग्राम, ओनली 30 ग्राम है, तो 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 ग्राम प्लस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2030 ग्राम होगा। तो ये ऑप्शन भी जो है सही है। नेक्स्ट है 3 लीटर 800 मिलीलीटर। 1 लीटर में हम लोगों को पता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर। 800 मिलीलीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3800 मिलीलीटर होगा। और ऑप्शन में जब हम लोग देख रहे हैं तो 380 दिया हुआ है, एक जीरो जो है यहाँ पे छुटा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जा रहा है। यहीं से हम लोग को आंसर फाइंड हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा समय को बचाएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को करने में टाइम मिलेगा, इसलिए हम लोग को ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अगर हम लोग चेक करते हैं तो दोनों इक्वल टू ही आएगा। जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए भुजा स्क्वायर, 10 × 10 करते हैं तो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 100 सेंटीमीटर लंबाई है और 0.01 मीटर चौड़ाई है वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर इंटू 0.01 मीटर। 0.01 मीटर में हम लोगों को पता होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 0.01 इसको वन करेंगे 100, यानी अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग यहाँ से 100 × 1 करते हैं तो 100 सेंटीमीटर ही होगा, यानी ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। इस वजह से हम लोग ये तो हम लोग अभी समझने के लिए किए हैं ताकि आप समझ जाएं, बट एग्ज़ाम में जैसे ये मिल गया हम लोगों को ये टिक मार करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बोला गया है
तो योगफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग तरीका यूज करते हैं, और गुणनखंडों का संख्या निकालते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं तो संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पे 96 का फैक्टर निकालते हैं तो 96 2 से डिवाइड होगा, 48 फिर 2 से डिवाइड होगा, 24 फिर 2 से जाएगा, 12 फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, अब ये जाएगा क्या, 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 96 का अगर फैक्टर देखें तो 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1। और यहाँ पे देखना है कि हम लोगों को गुणनखंडों का योगफल पूछा है, इस वजह से योगफल निकालने का तरीका क्या है, 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 से पहले जितना भी है, जैसे वो 0 1 2 3 4 सबका पावर ले लेंगे, यानी 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। क्योंकि यहाँ पे पावर एक ही है तो एक से पहले क्या हुआ, ओनली 0, इसलिए यहाँ पे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 5 था, इसलिए 5 के पहले सब पावर को हम लोग ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 क्या हो गया, 1 प्लस 2 का पावर 1 2 प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 3 8 प्लस 2 का पावर 4 क्या होगा 16 प्लस 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32 इंटू 3 का पावर 0 1 प्लस 3 का इंटू 1 3। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं, 32 16 48 प्लस 8 56 प्लस 4 60 प्लस 2 62 प्लस 1 63 गुना 3 प्लस 1 4, तो 4 3 जा 12 2 कैरी रहा 1 6 4 जा 24 1 2 25, यानी 252 जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है। और अगर क्वेश्चन में यहाँ योगफल के जगह पे संख्या पूछा होता तो हम लोग कैसे फाइंड करते, ये तो हम लोग कर लेते, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, 2 का पावर 5 है यानी 5 में एक ऐड कर देंगे इंटू 3 में पावर 1 है प्लस 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी 12। फैक्टर का संख्या कितना होगा, जिससे 96 का फैक्टर 12 बार होगा, संख्या टोटल संख्या कितना निकल जाएगा 12। ठीक है, संख्या निकालने के लिए हम लोग पावर में एक ऐड करके इंटू कर देते हैं, जबकि योगफल में क्या करते हैं, जितना पावर है उन सभी पावर छोटे पावर को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसी तरीका से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो मे भी इस बार भी पूछा जाएगा। इस प्रश्न में दिया गया है 21 और 49 के बीच 7 का गुणज का योगफल। अच्छा, 7 का गुणज यानी 7 से मल्टीपल होना चाहिए, भागा देना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब होता है HCF निकालना है। 29 और 49 के बीच बोल रहा है, यानी 21 और 49 को छोड़कर हम लोग इसके बीच का मल्टीपल लेंगे, यानी 21 से आगे हम लोग जाते हैं तो 7 का टेबल अगर हम लोग को पता है, 21 के बाद 7 का टेबल में क्या डिवाइड होता है 28, उसके बाद 35, उसके बाद 42, उसके बाद 49 होता है, बट 49 को हम लोग को नहीं लेना है क्योंकि बीच में बोला जा रहा है, 21 और 49 को छोड़ लेना है, यानी ये 3 को मिला 7 का गुणज, इन तीनों का योगफल अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, क्योंकि योगफल बोल रहा है तो योगफल में अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 2 5 7 8 15 5 1 4 3 7 2 9 1 10 105 योगफल हो गया। अब जो है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी HCF, तो हम लोग 25/30 करते हैं HCF निकालने के लिए, तो यही करते हैं ना, 5 25 से डिवाइड करते हैं, 5 25 कट गया, जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये 5 आ गया, यानी HCF कितना आया, HCF आ गया 5। इन दोनों के बीच में क्या करना था, भाग करना था, इसलिए यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यानी इसका जो योगफल आया 105 को 25 30 का सार गुणनखंड 5 आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड अगर हम लोग करें तो 5 2 जा 10 और 1
21। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर है डी, मैच कर रहा है, तो हम लोगों का आंसर हो गया डी। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हमने सॉल्व भी किए हैं। इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 6/5, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6/5 कितना, 1/10 है। ये चल जाएगा यहाँ पे, 1 चल जाएगा 5 के साथ, तो 6/5 इंटू 10/1, 5 2 जा 10 और 2 इंटू 6 करते हैं तो कितना होता है 12। ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM यानी सुबह में 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान यानी कहीं भी चलने के लिए चलती है। 13 घंटे 48 मिनट के बाद पश्चात यानी बाद पहुंच जाती है। मतलब ए से बी की ओर चलती है ट्रेन, इस बीच में जो चलने का जो टाइम है 13 घंटा 48 मिनट, इतना देर में बी पर पहुंच जाती है। तो बी पर जब पहुंचा तो कितना टाइम हुआ, पहुंचने का समय क्या हो रहा था वो पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से हमको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6:14 यानी सुबह में था, इसमें 13 घंटा हम लोग सिंपल सा है, AM में था। 12 घंटा अगर हम लोग सिंपल सा देखें तो 6:14 बज गया 12, 13 घंटा 48 मिनट यानी अभी और कितना 1 घंटा 48 मिनट बचा हुआ है। 12 घंटा में 6:14, 1 घंटा और ऐड कर दे, 7:14 PM में हम लोग का 13 घंटा हो गया। अब क्या बचा, केवल 48 मिनट बचा हुआ है। इसमें अगर हम लोग 48 को ऐड कर दें तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6 7, 60 मिनट का 1 घंटा यानी ये 62 मिनट हो रहा है। 1 घंटा इसमें आके ऐड होगा यानी 8 बज करके यहाँ पे कितना बचा 2 मिनट, यानी 8:02 PM यानी शाम का टाइम में ये समय पर पहुंच पा रहा है गंतव्य स्थान यानी स्टेशन बी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट सवाल है, 1 लीटर जूस का डब्बा घनाकार है, आकृति का है, इसका आधार वर्गाकार जिसकी माप जो है 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में मांगा जा रहा है, किसके समीप होगा, यानी हमको फाइंड नहीं करना है, बस इन चारों ऑप्शन में से किसके नज़दीक में आंसर होगा ये सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि 1 लीटर दिया हुआ और यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ये चीज़ आप नोट कर ले। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न में देख पा रहे हैं 8 × 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन डब्बे का गहराई निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि घनाकार है, घन का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो L × B × H किसके बराबर है 1 लीटर। इतना बड़ा घन का डब्बा है जिनमें से 1 लीटर क्या बोले एक तरह से जूस भरा हुआ है। 1 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, यहाँ 1000 हम लोग लिख दिए। अब देखिए L × B दिया हुआ है 8 × 8 × H = 1000, H = 1000/64। अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं 1000 को तो 1 बार में 64, यहाँ पे आ गया 36। अब क्या है 64 से नीचे है, 1 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया। अब 64 × 5 करते हैं तो 320, 40 बचा। अब 40 कम है, पॉइंट देते हैं 400। अब पॉइंट देने के बाद 400 हो गया। अब 64 से क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग 6 6 जा 36 होता है और यहाँ 36 के आसपास आ रहे हैं, 6 7 जा 42 हो जाता है। इस वजह से हम लोग 42 नहीं लेंगे क्योंकि 400 है और 7 4 जा 28 यानी
448 हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 यानी 384। अब इसमें जो भी माइनस करें हम लोग को उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग को समीप आना है यानी नज़दीक जाना है, अप्रॉक्स। तो 15.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 15.6 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। हम लोगों को केवल अप्रॉक्स तक जाना था यानी लगभग में जाना था, ना कि एक्यूरेट आंसर निकालना था किसके समीप होगा। तो 15.6 को हम लोग 16 लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का बराबर है। यहाँ पर ये जो बराबर लिखा हुआ है यानी वर्ग आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, यानी कि 4a इक्वल्स टू आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हम लोगों को बोला जा रहा है। और वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये भी आपस में बराबर होगा। जब ये बराबर है तो वर्ग का दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आयत का लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 4a इक्वल्स टू 44 इक्वेशन नंबर 1 और 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 44 इक्वेशन नंबर 2 लेके चलते हैं। यहाँ से a इक्वल्स टू 11 आ गया और आयत का लंबाई जो है ये क्या हो गया वर्ग, ये क्या हो गया वर्ग की भुजा। अब आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 5 को ऐड कर देते हैं, तो 16 जो है ये क्या निकल गया लंबाई L निकल गया। अब यहाँ से 2 इंटू एल के जगह पे 16 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस b इक्वल्स टू 44। 2 को मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू 16 प्लस बी इक्वल्स टू 44/2 करेंगे तो 22, b इक्वल्स टू 22 माइनस 16 कर देंगे तो 6 आएगा, यानी b का मान कितना आ गया 6 और l का मान कितना है 16। अब वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योगफल यानी दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे योग निकाल देंगे। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है a स्क्वायर होता है, a का मान कितना आया 11, 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121, ये क्या आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या करना है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है l इंटू बी, l इंटू बी यानी 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा 96। अब इन दोनों का योग निकालना है, इन दोनों का योग 121 96 617 297 9 2 11 का 1 कैरी रहा 1 1 1 217, जो ये निकल के आया आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल है 110111 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल शेषफल का योगफल समझ में आ रहा है, यानी 11 से जो भाग देंगे उसमें से जो हम लोगों को भागफल और जो शेषफल आएगा यानी क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों को ऐड करने के बाद इस चारों ऑप्शन में से हम लोग मैच करेंगे। तो इसको प्रश्न को हम लोग सबसे पहले भाग दे करके देखते हैं। भाग देते हैं तो भाग देने का प्रॉपर्टी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि 11 बन जा 11 कट गया, ये 0 यहाँ उतर गया। अब क्या है 11 से तो छोटा हो रहा है, तो अब हम नेक्स्ट इसको लाने के लिए हम लोग एक 0 यहाँ पर रखते हैं, तो ये 1 यहाँ आ गया, अभी भी छोटा है, एक 0 फिर से देंगे तो ये 1 आके यहाँ आ जाएगा। अब हो गया 11 1 जा कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया 1, रिमाइंडर बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको और इसको ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा ये पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग आसानी से 1001 प्लस 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो 112001 आ रहा है।
ऐड करने के बाद 1002 आ रहा है। तो ऑप्शन में अगर हम लोग मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है गुणनफल 102 इंटू 201 में क्या घटाया जाए कि 19999 आ जाए, यानी प्राप्त हो। ये चार ऑप्शन में से एक घटाएंगे, यानी कि इस प्रश्न को हम नहीं, आप लोग सॉल्व करेंगे। 102 इंटू 201 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसमें से जो आंसर आएगा इसमें और इसको घटा देंगे, तो ये चारों ऑप्शन में से मैच कर जाएगा। आप लोग इसे आसानी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ये सब्ट्रैक्ट कर देना, ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। यहाँ पर सवाल दिया गया है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। सबसे पहले तो समकोण किसको बोलते हैं? एक समकोण में हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री होता है, तो 2 समकोण में कितना हो जाएगा? 90 गुना 2 करते हैं तो 180 डिग्री हो गया। अब 2/3 समकोण बोला जा रहा है, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 2/3 यानी 2/3, 3 3 जा 90, 3 इंटू 2 करेंगे 60 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इन दोनों का योग 60 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 240 आता है, जो ऑप्शन नंबर कितना होता है? डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन यानी 3 दर्जन का मीन्स हो जाता है 36 पीस चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, उनका का मतलब आप पहले समझिए, उनका मतलब चॉकलेट के बारे में बोला जा रहा है। चॉकलेट का 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया है, ठीक है। 1/6 भाग रेहाना को दिया है, वो भी ठीक है। 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया है, ठीक। अब उसके पास कितना चॉकलेट बच रहा है? सिंपल सा हम ये देख रहे हैं कि 3 दर्जन का मतलब हो रहा है 36 पीस चॉकलेट है। अब उसका 1/3 भाग हम पहले ये देख रहे हैं, 1/3 भाग, 1/6 भाग और 1/4 भाग। अगर अलग अलग निकाल के सबको ऐड करके 36 में से घटाएंगे तो भी आंसर आएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस मेथड को अगर यूज करते हैं, 3 36 से डिविजल है तो 12 3 जा 36, डायरेक्ट 12 पीस लिख सकते हैं क्या? 12 3 जा 36। अब 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें 36 को तो 6 होगा, 6 इंटू 6 36, और 4 इंटू 9 36 होता है क्या? अगर हम लोग 36 का 1/4 भाग निकालें तो यही तो होता है, 4 9 जा 36, तो हम लोग डायरेक्ट निकालें 36 इंटू 1/6 करें तो भी 6 आता है। ये लिखे हम लोग डायरेक्ट निकाल के, क्योंकि 36 3 4 और 6 तीनों से डिविजल है, तो जितना बार में डिविजल हो जा रहा है उसी को डायरेक्ट लिख करके ऐड कर देंगे। 9 6 15, 15 प्लस 12 करते हैं तो 27 आता है। यानी इतना जो चॉकलेट है 27 चॉकलेट को तो वो क्या बोले, एक तरह से दान में दे दिया। किसको किसको? 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, रेहाना को दिया, अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितना बचा वो पूछ रहा है। तो 36 चॉकलेट टोटल था, 27 दे दिया, बचा कितना? 3 और 6 9 चॉकलेट उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को हम लोग आसानी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अगर 1/3 की जगह पे कुछ दूसरा रहता तो हम लोग उसको इस तरह से हम लोग निकालते, फाइंड करते और ऐड करके टोटल में से माइनस करते या सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? यानी कि इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखे कि कौन सा सही नहीं है, बट इस प्रश्न में देख रहे कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन जो सही है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 3 विषम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सम संख्या क्या होता है? इवन, यानी जो 2 से डिवाइड होता है। और विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऑड, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है।
नॉट लग जाता है, नहीं होता है। तो हम लोग सिंपल सा 2 4 6 8 10 ये हो गया इवेन। और ऑड अगर हम लोग ले तो 2 3 5 7 9 ये सब क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, एक है एक, ये सब क्या हो गया, ऑड, और ये हो गया इवेन। अब हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 विषम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या है। अगर हम लोग 1 इंटू 3 करते हैं तो 3, 3 इंटू 5 करते हैं तो 15, 15 क्या एक सम संख्या है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, एक सम संख्या लेते हैं और एक विषम, इन दोनों को घटाते हैं तो क्या एक सम संख्या आ रहा है? मान लो हम एक एग्जांपल 8 लेते हैं और एक 7 लेते हैं, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 8 में से 5 भी घटाते हैं तो 3, ये क्या हो रहा है, विषम संख्या है, तो ये सम संख्या बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। अंतर करने के बाद सम संख्या होना चाहिए, बट अंतर करने के बाद क्या हो रहा है, विषम संख्या, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या है। दो विषम संख्या, कोई भी दो विषम संख्या इसमें से ले रहे हैं, तो मान लो हम 3 + 5 ले रहे हैं तो 8 हो गया। अब 8 में कोई भी सम संख्या को ऐड करेंगे, हम मान लो 6 ऐड करें तो भी 14 आ रहा है, जो सम है, सम संख्या ही बोला जा रहा है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो हम 7 + 5 लेते हैं तो भी 12 होता है, 12 में अगर हम लोग 2 भी ऐड करते हैं तो भी 14 होता है, जो सम संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो सही है। बट हम लोग एक और ऑप्शन जो है वो भी देख लेते हैं, 3 विषम संख्या का योगफल जो है एक सम संख्या है। 3 विषम संख्या, 1 3 5 जोड़ लो, 7 और 9 जोड़ लो, ये सब क्या है, सम संख्या है, ये बोला जा रहा है। तो 1 + 3 4, 4 + 5 करते हैं तो 9, ये एक नहीं है। 7 + 5 12, 12 + 9 करते हैं तो भी 21 आता है, ये भी नहीं है। तो यानी कि जो सम संख्या आ रहा है, नहीं, ये क्या होता है, 3 संख्या के जोड़ने पर विषम संख्या ही आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आज जितने भी प्रश्न को सॉल्व किए वे सभी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।